ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिका एवं योगाभ्यासियों को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा सेशन हम शुरू कर रहे हैं और आज का टॉपिक है कैंसर जैसी भयानक जानलेवा बीमारी का उपचार क्या योग द्वारा संभव है और अगर हाँ तो कैसे, हम जानेंगे। हमारे साथ नासिक से ब्रिजमोहन जी मुंदड़ा जाने माने योगा प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे अच्छी तरह से परिचित हैं। बहुत अच्छे हमारे 2 प्रोग्राम पहले भी इन्होंने लिए हुए हैं। पिछला प्रोग्राम जो इनका हुआ था बहुत ही शानदार, लकवे का इलाज योग द्वारा होते हुए हमने आपने आंखों से देखा किस तरह से उपचार उनका रोगी का उपचार किस तरह से ऑनलाइन करवा रहे थे। तो आज एक और खतरनाक बीमारी कैंसर, उसके बारे में हम जानेंगे। कैंसर होने के कारण क्या, किन गलतियों के वजह से कैंसर होता है और इसका योग द्वारा उपचार कैसे हो सकता है और इसकी रोकथाम अगर पहले से हम करें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। हमें इसके लिए सावधानी भी रखनी बहुत जरूरी है। क्या सावधानियां होनी चाहिए, हम सब बातें आज करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ब्रिजमोहन जी से निवेदन करूंगा। ब्रिजमोहन जी, आपका आज का आप कार्यक्रम आप प्रारंभ करें। कैंसर के बारे में पहले प्रार्थना ले लेते हैं हम, फिर बाद में करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सभी आए हुए साधक और हमारे श्री आनंदमल जी जो यहाँ के पूरा डिवोटेड है योगा के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए बड़े सभी साधकों को नमन करता हूँ। साथ में परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य बालकृष्ण जी जिन्होंने मुझे पूरा ज्ञान दिया है, उनको भी कोटि कोटि नमन करके शुरू करेंगे कैंसर के बारे में। अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि जानलेवा बीमारी है, ये आधुनिक बीमारी है। एक्चुअली उसको उपाय भी आधुनिक तरीके से ज्यादा किया जाता है, मगर पहले के जमाने में ये बीमारी होती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, मगर ये क्यों होती है ये भी हम जानेंगे। साथ में ये बीमारी की व्याख्या क्या है, ये क्यों होती है, कैसे होती है, ये भी सब चीजें हम एक बाय एक देखेंगे। तो पहले कैंसर यानी क्या है इसके बारे में जानेंगे।
देखो, हर चीज कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं। इवन राष्ट्र भी रेगुलेशन से चलता है, घर भी रेगुलेशन से, रूल एंड रेगुलेशन से चलते हैं। तो कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है। यानी उसका कंट्रोल शरीर रखता है, जो रखता है उसको अनुशासन में नहीं रख पाता। वो बंड कर, यानी क्या बोलते हैं कि अतिरेकी हो जाते हैं, जैसे अभी आज के जमाने में, और देश के विरुद्ध लड़ते वैसे शरीर के विरुद्ध कार्य करने लग जाते हैं। कैंसर शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में फैलता है। ये फैलने की क्रिया तो आपको पता है कि ये सब जगह होती है, जैसे हमारे इसमें भी हो रही है। हमारा शरीर अनेक प्रकार के सेल्स यानी कोशिकाएं से मिलकर बना है। ठीक उसी प्रकार, तो कहने का मतलब हमारा शरीर अनेक प्रकार के सेल्स कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक उसी तरह जिस तरह अनेक प्रकार की ईंटों से मकान इमारत बनाई जाती है। तो आपके ध्यान में आ गया कि ये कैसे क्या हो रहा है। जैसे इमारत बनती है तो ईंटों से बनती है, वैसे कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है। खाली शरीर कैसे बनता है? तो शरीर से टिश्यू यानी कोशिकाओं से टिश्यू बनता है, और टिश्यू से अंग बनते हैं, और अंगों से फिर पूरी संस्था बनती है, एक प्रणाली बनती है। श्वसन संस्था, अभिसरण संस्था, सभी संस्था है, पचन संस्था, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सभी चीजें बनती है। यह सेल्स शरीर के डीएनए के द्वारा नियंत्रित होते हैं। डीएनए बोले तो जो एक कंप्यूटर का जैसे प्रोग्राम चलता है ना, वैसे वो डीएनए एक प्रोग्रामिंग है पूरा शरीर में, भगवान ने बनाया हुआ, और उसके हिसाब से ये डीएनए सेल को बिहेव करना है। मगर कभी कभी वो बिगड़ जाते हैं, अतिरेकी हो जाते हैं। तो क्या होता है? अतिरेकी हमारी वजह से होते हैं। अभी हमारी वजह बोले तो क्या, हमारा मन और शरीर में हम जिसको हम ही अनुशासित हो जाते हैं, समझ लो, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। पर कभी कभी डीएनए से गलतियां हो जाती है और खराब सेल्स बन जाती है, वो विभाजित होती रहती है, और उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है, और शरीर का कोई अंग ठीक तरह से काम नहीं करता, और आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि खराब कोशिका कैसे तैयार होती है, तो उसके लिए आगे और भी बढ़ेंगे हम। कैंसर, उसके लक्षण क्या है पहले देख लो। एक एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे आता है वैसे। लक्षण क्या है? देखो, उसके लक्षण के लिए सीधा एक दो हिसाब है। कोई भी गांठ होती है, यानी गांठ कहाँ होती है? कहीं पे भी हो सकती है। जो गांठ बोले तो क्या, जैसे अंदर कोई गुच्छा बना गया हो, या सेल्स का, ज्यादा सेल्स का, अनियंत्रित सेल का गुच्छा बन गया। कोई भी गांठ तेजी से बड़ी होकर ठीक नहीं होती, वह कैंसर हो सकता है। महीनों से खांसी आती है, खून आता है, और व्यक्ति का वजन घटता है उसमें। पेट में गड़बड़ होने से जुलाब, बद्धकोष्ठता, गुरुद्वार से रक्त आना वगैरह क्रिया चालू हो जाती है। देखो, जब शरीर बिगड़ता है तो क्या क्या बिगड़ सकता है? पेट में ज्यादा दर्द होकर, पीलिया होकर वजन कम होता है। शरीर पे बहुत ज्यादा मस्से, मोल्स, काले दाग या मस्से जो आते हैं ना, वो हो जाते हैं। यानी छोटी छोटी गांठें शरीर त्वचा पे भी दिखने लग जाती है, वो रक्त की गांठें होती है। अगर पेशाब में खून जा रहा है और दर्द नहीं हो रहा है तो भी वो धोखादायक है। जब रक्त जाता है तो दर्द होना चाहिए। तंबाकू खाने की आदत, खाली तंबाकू नहीं, गुटखा नहीं, सिगरेट पीना वो भी तंबाकू खाना ही होता है वैसे, तो उससे भी ये दिक्कत हो सकती है। तो और आगे चलेंगे हम, क्यों, टाइम का लिमिट है, तो मुझे ये सब बातें आपको वैसे कॉमन है, सबको पता रहती है। अभी उसके प्रकार कितने हैं कैंसर के? मुख्य प्रकार सिर्फ दो है। पहला एक ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया बोलते हैं, एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। इनमें बोन मैरो में जो सफेद कोशिका बनती है, हमारे माकड़ हाड़ बोलते हैं ना, लास्ट वाला, उसमें हॉलो रहता है, उसमें से
कोशिकाएं तैयार होती है, आरबीसी तैयार होती है, मगर सभी सेल वहां से तैयार होते हैं, तो उसमें व्हाइट ब्लड सेल बहुत ज्यादा तैयार होते हैं, और जो चाहिए वो आरबीसी कम होने जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बोन मैरो में सफेद कोशिकाएं बेहद जल्दी बढ़ती है। जो कैंसर कोशिकाएं है यानी वो बिगड़ जाती है, उनका काम होता है लड़ना, मगर वो नहीं लड़ पा रही। अच्छा, दूसरा है सॉलिड ट्यूमर, यानी कैंसर की शरीर में कुछ गुच्छे ट्यूमर तैयार हो जाता है, वही गांठ है, उसको हम हिंदी में बोलेंगे तो गांठें तैयार हो जाती है। उसमें अलग अलग नाम है, कैंसर हड्डियों का कैंसर, मांसपेशियों का, रक्तवाहियों का कैंसर है, त्वचा का है, ऊतकों का है, बाद में अन्य अंगों का है। इम्यूनिटी कैंसर लिम्फोमा बोलते हैं, देखो अंग्रेजी नाम है तो हम हिंदी में उसको नहीं बोल सकते, खाली वैसे को वैसे हिंदी में बना के रखा है मैंने। ये इम्यूनिटी कैंसर है, इसके साथ माइलोमा कैंसर भी होता है। कैंसर के 100 से ज्यादा प्रकार हो गए हैं, उनका नाम उन अंगों का या ऊतकों के नाम दिया जाता है। जैसा जहां कैंसर शुरू होता है उन्हें कोशिकाओं के प्रकार के नाम से जाने जाते हैं, समझ लेना। चलो, कैंसर यानी कर्कट बोलते हैं उसको कभी कभी, तो मैंने वो भी लिखा है, जो ओरिजिनल नाम है उनका कर्कट बोलते हैं, केचुआ या विंचू बोलते हैं मराठी में। वैसे कैंसर के 5 प्रमुख कारण हैं, ये कारण भी जानना बहुत जरूरी है, कैंसर क्यों होता है। कैंसर होने का पहला कारण है आधुनिकीकरण, और विदेश का जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उनका काल अलग है, उनका देश अलग है, वो देश का वातावरण अलग है, और हमारा देश का वातावरण अलग है। तो हम अगर ठंडे प्रदेश का वातावरण धूप काले में भी यहाँ पालेंगे, वो जैसे खाना पीना खाते हैं, हर एक देश का खान पान भी अलग रहता है। जैसे सराउंडिंग मेक्स अ मैन, तो उनको जो अच्छा लगता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो ये अंधानुकरण हम करते हैं, उसकी वजह से ये कैंसर रोग ज्यादा होते हैं। तंबाकू का सेवन, धूम्रपान कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। और आज मैं इसी विषय पे ज्यादा बोलूंगा। मैंने जो एक मेरा पेशेंट है, वो उसको फेफड़े का कैंसर हुआ है, यानी तंबाकू सेवन से, जो हमारे फुफ्फुस बोलते, फेफड़े बोलते, लंग्स बोलते, उसका ये है। अत्यधिक वजन, अधिक दवाइयां, मोटापा और व्यायाम की कमी से भी ये हो सकता है। आलसी आदमी को जल्दी होता है, देखो आगे दिया है, आलसी जीवन शैली, आम जिंदगी में खूब आराम कर फरमाने से रोग होता है, मोटा होते जाता है, वो काम नहीं करता है। ज्यादा शराब, लाल मीट बोले तो कबाब और टिक्का, फास्ट फूड आदि आहार, फास्ट फूड खाली नहीं, एरेटेड वाटर भी उधर होना चाहिए, तो वो भी कमी यानी पीने से होता है। शरीर में खून की कमी यानी एनीमिक कंडीशन, रक्तस्राव, थैलेसेमिया आदि बीमारियों की वजह से ये होता है। कैंसर के उपचार कैसे, अभी ये देखेंगे हम। कितने टाइप के उपचार अभी प्रेजेंट में होते हैं उसके बारे में, कैंसर का उपचार प्रमुख उसके जानना है तो पहले देखो, उपचार जानने के पहले जो पेशेंट आता है उसकी जानकारी भी हमें प्राप्त करनी है, वो बाद में और उसका डिटेल में बताएंगे। शल्य चिकित्सा ये पहला है, यानी सर्जरी, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। रसो चिकित्सा, शल्य बोले तो काट छाट जो करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो शल्य चिकित्सा। कीमोथेरेपी बोले तो रस, जो जैसे बॉटल चढ़ाते ना रक्त का, उसमें दवाई मिक्स करके हमारे शरीर में रक्त में डाल देते, तो उसको रसो चिकित्सा या कीमोथेरेपी बोलते। विकिरण चिकित्सा, कुछ किरण की द्वारा ये किया जाता है। प्रतिरक्षा चिकित्सा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चिकित्सा, एंटीबॉडीज भी, यानी कभी कभी हम बैक्टीरिया अंदर डालते हैं, यानी जो बचपन में टीका लगाते हैं ना, वैसा वो क्रिया है, ऐसे भी हो सकता है। थेरेपी का चयन गांठ की स्थिति और श्रेणी तथा रोग की अवस्था पर निर्भर करता है, यानी कौन सा उसके लिए उपाय उपचार करना, उसके लिए हमें ये तीन चार चीजें ध्यान में रखना है। थेरेपी का चयन, गांठ की स्थिति क्या है, जब पता चलता है तभी क्या पोजीशन है,
उसकी रोग की अवस्था क्या है, उसकी खुद की अवस्था क्या है, साथ ही रोगी की सामान्य अवस्था पर भी निर्भर करता है। प्रयोगात्मक कैंसर उपचार भी विकसित किए गए हैं। ये प्रयोगात्मक कैंसर बोले तो कोई दवा लागू नहीं होती है, समझो तो पहले नया दवा बनाने के लिए वो पहले कुछ छोटे प्राणियों पे उसका उपचार करके देखते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, बाद में मनुष्य को अगर वो ठीक रहता है तो मनुष्य को दिया जाता है। अच्छा, अभी उपचार का उद्देश्य क्या है पहले तो, यानी कैंसर के लिए उद्देश्य क्या है? शरीर को नुकसान से बिना कैंसर की पूरी तरह से खत्म करना उपचार का उद्देश्य है। यानी कैंसर के सेल को पूरा, कोशिकाओं को पूरा खत्म करना। अगर एक भी बच गया तो वो वापस वैसे ही बिहेव करेगा। कभी कभी इसे शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है। अभी समझो गांठ आ गई या ट्यूमर हो गया दिमाग में, क्लॉटिंग की वजह से भी होता है, ब्लड की नस कोई फट गई है उधर तो उसकी वजह से क्लॉटिंग तो होता है। हमारे जब रक्त आना शुरू होता है तो ऑटोमेटिक बंद होने की क्रिया भी शरीर के पास है, तो क्लॉटिंग हो जाता है तो गांठ हो जाती है, फिर वो बढ़ती जा सकती है, या उसकी वजह से नर्वस सिस्टम को तकलीफ होती है, तो ल्यूकोमिया, कैंसर ऐसे रोग हो सकते हैं। ल्यूकोमिया बोले तो, और वैसे लकवा भी पैरालिसिस भी हो सकता है उसकी वजह से। तो पैरालिसिस के बारे में तो मैंने बताया था। अभी कभी कभी इसे शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन कैंसर के आसपास के ऊतकों बोले तो टिश्यू पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति या सूक्ष्म यानी दूर के स्थानों पर फैल जाने की प्रवृत्ति अक्सर इसकी प्रभाविता को सीमित कर देती है। ये शल्य चिकित्सा एक जगह में ज्यादा है तो एक एक इंडिविजुअली हम नहीं, वो सूक्ष्म होने से इंडिविजुअली कुछ निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए केमोथेरेपी होता है, यानी रसो चिकित्सा। कीमोथेरेपी की प्रभावशीलता अक्सर शरीर में अन्य ऊतकों के विषीकरण, उनको विषीकरण के द्वारा, यानी दवाइयां ऐसी जो कैंसर के सेल को विष की तरह है और उसको मार देती है, विषीकरण के द्वारा सीमित हो जाती है। विकिरण सामान्य ऊतकों को भी नुकसान पहुंचाता है। विकिरण बोले तो कोई रेज का हम यूज करते हैं तो वो सामान्य ऊतकों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए कैंसर के लिए और थोड़ा जानते हैं शल्य चिकित्सा के बारे में। उसका लक्ष्य तो केवल गांठ हटाना या पूरे अंग को निकाल देना जो सड़ा हुआ है, खराब हो गया है। एक कैंसर कोशिका चरम चक्षु यानी हमारे बाहर के चक्षु से के लिए अदृश्य होती है, लेकिन फिर से वृद्धि करके नई गांठ बना सकता है। यह प्रक्रिया पुनरावृत्ति कहलाती है। ये नहीं वापस हो सकता है, कोई सेल बच गया अंदर, पूरा 100% नहीं निकला ऐसा, तो उसके लिए अक्सर ये कहाँ ज्यादा होता है, मेरुदंड के इसमें और आंतड़ों में ज्यादा होता है, और लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए शल्य चिकित्सा की जरूरत होती है। इसे शमन उपचार के रूप में जाना जाता है। ये शमन बोले तो क्या, रोग को कम करना, तो मोटा वाला तो हम कम कर लेते हैं, सूक्ष्म को कम करने के लिए रसोथेरेपी का यूज होता है। देखो ये रसोथेरेपी आ गई, कीमोथेरेपी आ गई, इसमें इन दवाओं से कैंसर का उपचार किया जाता है। ये कैंसर विरोधी दवाएं हैं, कैंसर को मारने वाली दवाएं है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है, वो अच्छी कोशिका बचाना होता है। अभी ये बचाने का काम कभी कभी नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं, ये साइटोटॉक्सिक या कोशिक विषी दवाएं है। रसो चिकित्सा दवाएं भिन्न संभव तरीके से कोशिका विभाजन में बाधा डालती है, फिर उसको पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए वो बाधा डालती है। उदाहरण के लिए डीएनए की प्रतिकृति से या नवनिर्मित गुणसूत्रों के पृथक्करण से कीमोथेरेपी के अधिकांश रूप तेजी से विभाजित होती हुई सभी कोशिकाओं को लक्ष्य बनाते हैं। यानी कैंसर जिसमें हो गया, कोशिका बिगड़ गई, उसको लक्ष्य बनाकर ये क्रिया की जाती है। अभी रसो चिकित्सा का आगे का देखेंगे। कैंसर की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट नहीं है, यद्यपि कुछ विशिष्टता इस वजह से आ जाती है कि अधिकांश कर्कट की कोशिकाएं डीएनए क्षति की मरम्मत में सक्षम नहीं होती।
जबकि सामान्य कोशिकाओं में आमतौर पर यह क्षमता होती है। रसो चिकित्सा में स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, यानी अच्छे सेल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, विशेष रूप से ऊतक जिनमें उच्च प्रतिस्थापन दर होती है, तो वो वापस खुद को प्रतिस्थापना कर सकते हैं। जैसे आंत का आंतरिक स्तर की कोशिकाएं आमतौर पर रसो चिकित्सा के बाद अपनी मरम्मत खुद कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो मैं वही बोला ना कि उच्च प्रतिस्थापन दर होती है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है टेम्पररी, जब तक दवा है, बाद में खुद को वापस संभाल लेती है। अभी योग चिकित्सा क्या होता है? अभी तक तो जनरल मैंने बताया, अभी योग चिकित्सा क्या होती है वो बता देता हूँ। पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा दो प्रकार है उसमें। उपचार चिकित्सा स्वास्थ्य रक्षा प्रणालियों, प्रथाओं और उत्पादों के विविध समूह है जो पारंपरिक चिकित्सा के भाग नहीं है। अभी पूरक चिकित्सा का अर्थ उन विधियों और पदार्थों से है जिनका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा के साथ किया जाता है, यानी पूरक है, जो सर्जरी करने के बाद में जो या कीमोथेरेपी के बाद में और अलग अलग क्रियाएं करनी पड़ती है, उसके बारे में बताया। वैकल्पिक चिकित्सा का अर्थ होता है यौगिकों से है जिनका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा के स्थान पर किया जाता है, यानी योग चिकित्सा यहाँ आती है। पारंपरिक पूरक चिकित्सा अलग है, और वैकल्पिक चिकित्सा बोले तो योग का कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसमें हमें ऊर्जा को बचाना है, ऊर्जा को बढ़ाना है, ये क्रिया पर ध्यान देना है। आइए उपचार योग चिकित्सा, पहले तो यही आ गया, देखो आहार चिकित्सा, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में आपने सबको सब मालूम है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को बहुत जरूरी है। पौधा आधारित खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, सब्जियां, फल, फलियां अधिक खाए, और नॉनवेज नहीं खाए, यानी रेड मीट कम खाए या प्रोसेस्ड मीट खाने से बचे, टोटली नहीं खाना है। उच्च कैलोरी वाले पदार्थ और शर्करा युक्त पेय से बचे। पत्तेदार सब्जियां जैसे गोभी है, पालक है, कैंसर से लड़ने में महत्वपूर्ण है। टमाटर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बहुत ताकतवर चीज है। बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, विटामिन ई से अधिक शक्तिशाली हो सकता है टमाटर का। ऐसा भोजन जो कैंसर से लड़ने वाला भोजन, जो प्रोस्टेट व लंग्स कैंसर जैसे से उनको सुरक्षा दे सकता है। कहने का मतलब हमारे खान पान पे बहुत ध्यान देना है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। देखो ये दुख कैंसर देता है, उनसे मुक्ति पाने के लिए वापस गीता एक ही चीज बताती है, आहार विहार तुम्हारा ठीक रखो। आहार बोले तो जो आहार जैसे बताया जाता है कि 60% कच्चा आहार और 40% पका हुआ आहार। हम उल्टा करते हैं, कच्चा आहार तो लेते ही नहीं मोस्टली, बहुत जन बस यानी बाहर निकल गए तो बटाटा वड़ा, पानी पूरी, जो कुछ भी ये आजकल के आधुनिक है ना, बर्गर वगैरह क्या होते हैं वो सब लोग खाने, बाहर का खाना गलत है। अच्छा, अभी ये योग चिकित्सा के बारे में कुछ जानना जरूरी है। जैसे ये बीएमआई इंडेक्स बताया है। बीएमआई इंडेक्स बोले तो कुछ नहीं है, आपकी हाइट मीटर में रखना, वजन किलो में रखना, और हाइट का स्क्वायर करके वो स्क्वायर से वजन को डिवाइड किया तो 18 से 25 तक जो अगर वो फिगर आती है, जैसे मेरी हाइट समझो 180 सेंटीमीटर है, तो उसका सेंटीमीटर है ना, तो उसका मीटर किया तो 0.1 यानी 1.8 नहीं 1.8 इंटू 1.8 किया तो 3 पॉइंट कुछ तो भी आएगा, 3.1 या 3.2। अगर मेरा वजन है 65 डिवाइड बाय दैट 3 तो कितना होता है? 17 × 61 18 नहीं 19
20 त्रिक 60 हो गया, 21 हो गया, 63, 22 हो गया, तो 25 तक तो बराबर है, तो आप मोटे नहीं है। ये थंब रूल है। और एक और थंब रूल आपको बता देता हूं, जैसे आपको पता है सबको, आपकी हाइट जितना है उसमें से 100 बात कर दो सेंटीमीटर में, तो बचा हुआ से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा हाइट 180 है, तो 180 नहीं है, 175 है, तो 75 से ऊपर वजन नहीं होना, कम हुआ तो चल सकता है और ज्यादा कम भी नहीं होना। अभी देखो, प्रोटीन से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए, नट्स, ड्राइड बीन्स, काबुली चना, दूध से बने पदार्थ ये लेना जरूरी है। हमारे पुराने जमाने में जब हम देखते हैं तो हमारे थाली में आज एक चीज की कमी है, घी की कटोरी छोटी रखते थे, शुद्ध घी की। ये जैसे हम अभी सिर्फ पूरन पोली या कुछ तो भी खाते हैं तो उसके साथ में उसमें डुबो के खाते हैं, आजकल वो भी नहीं खाते। घी मत लगाओ, बाकी सब कर दो बोलते। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है, शक्ति देने वाला चीज है, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। गिलोय का नियमित सेवन करने से स्तन का यानी कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह जैसे उनका अनेक कैंसर का खतरा नहीं होता। गिलोय, ये इसको अमृत वेल भी बोलते हैं, ये अमृत है पृथ्वी पर की। और अभी मुझे याद है, मैंने अभी पढ़ा था, ये पूर्व प्रदेश में पहाड़ों में अमृत की वेल यानी गिलोय की बहुत सारी वेलें है। तो वहां अभी बालकृष्ण जी ने करीबन 2-2.5 करोड़ का माल खरीदा, गिलोय खरीद के वहां प्रोसेस करके वहां के लोगों को काम यानी रोजंदारी देते हुए बना के फिर हरिद्वार उसका आगे का कहाँ किसमें कितना मिक्स करना है, क्या करना है, वो यानी उन्होंने 1 यूनिट उधर भी डाल दिया ऐसा। ये अभी पढ़ा मैंने, हमारे पास आता है वो उनका महीने का मासिक आता है, उसमें लिखा था। गिलोय का नियमित सेवन हो गया। युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टा कर्म यानी क्रिया कर्म जो कुछ भी करते, स्वप्न और बोध, नींद और ज्ञान, ये सभी दुख से मुक्त होकर निरोगी रह सकते हैं। आइए अभी खास करके फेफड़ों का कैंसर के बारे में देखते हैं। फेफड़ों का कैंसर के लक्षण क्या है? खांसी जो रुकती नहीं, उपचार के बाद भी बार बार होते रहती है। बलगम, मवाद या संयुक्त खून भी आते रहता है। छाती में दर्द होता है, भारीपन लगता है, छाती में पानी, सांस लेने में कष्ट होता है। अगर गांठें इनकी तैयार हो गई फेफड़ों में, तो एक तो अन्न नलिका, श्वास नलिका सब नजदीक नजदीक है और हृदय और फेफड़ों के बीच से जाते हैं। तो एक हो गई तो दूसरे को वो सिखाती है, उससे तकलीफ ज्यादा होती है। तो जनरली कैंसर वाले को या पैरालिसिस वाले को भी समझो ये बड़ा प्रॉब्लम है। छाती में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अभी ये ऑक्सीजन की कमी से रोग होते हैं, समझ लेना साथ में। अभी पेट्रोल आता है, पेट्रोल बर्न होने के लिए क्या लगता है? पेट्रोल ये फूड है गाड़ी का, समझ लो। तो उसको ऑक्सीजन लगता है बर्न होने के लिए, और स्पार्क लगता है। वो नर्वस सिस्टम हमारी इलेक्ट्रिक करंट जैसे काम करती है, स्पार्क लगता है। हमारे शरीर में भी ग्लूकोज बर्न होता है और ऊर्जा पैदा होती है। मगर वो जितनी जरूरत है उतना ही खर्चा करना, ज्यादा खर्चा किया तो बिल ज्यादा आता है, वैसे हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, खाना ज्यादा पड़ेगा, उसको पचाना ज्यादा पड़ेगा। तो लिमिट में सब कुछ चबा चबा के खाया तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। फिल्टर जैसे गाड़ी में हम एयर फिल्टर साफ कर लेते तो गाड़ी का थोड़ा सा धुआं कम हो जाता है, काला आता था वो पूरा बर्न होके आता है। अधूरा बर्न हो गया तो क्या होता है? CO2 होना चाहिए बर्न होने के बाद, तो CO होता है। CO ये बहुत बड़ा विष है जो हवा में फैल जाता है। इसलिए गवर्नमेंट में प्रदूषण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है निकल रहा है वो देखते हैं।
धुआं कैसे आता है, नजर से भी पता चलता है। काला धुआं है तो आप उसके पीछे पीछे स्कूटर नहीं चला सकते। आप देखो, सिगरेट के धुएं से भी कैंसर हो सकता है, ऐसे भी लिखा गया है। तो वैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी लोग बीमार पड़ते हैं बहुत अच्छी तरह से। चलो, छाती में दर्द, भारीपन, छाती में पानी भर जाना, कैंसर बढ़कर अन्न नलिका दबाता है, खाने पीने में तकलीफ होती है, गले में भी होता है। देखो, मुंह में और गले में ज्यादा होता है तंबाकू की वजह से भी। आप देखते हैं उसको, हमारे प्यारे शरद जी पवार, उनको मुंह देखो, कैंसर की वजह से बिगड़ गया है और तकलीफ भी होती है उनको बहुत कुछ। फेफड़ों का कैंसर, योग चिकित्सा कारण। देखो कारण क्या क्या दिए, क्यों होता है। अफीम, चरस, गांजा तथा तंबाकू, गुटखा, सिगरेट पीने वालों को यह हो सकता है। और किसको हो सकता है, सीमेंट उद्योग में काम करने वाले। वैसे अनेक उद्योग है खदानों के, वो भी दिया है। सीमेंट और उसके उद्योगों में काम करने वालों को यह कैंसर हो सकता है। जहाँ धूल उड़ती है ज्यादा, जैसे कपास का जो कारखाना रहता है, उसमें भी कपास हमारे नाक में बारीक बारीक कण जाके फिर वो टीबी वगैरह हो सकता है, ये आपको पता है। एक्सरे, टीवी, मोबाइल किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों से भी ये रोग हो सकता है। केमिकल की, कपड़ों की, पत्थर की खदानों और कचरा, आजकल कचरे को भी हम सुधारते हैं। ये को पूरा मुंह ढक के रखना पड़ता है, नहीं तो वो भी कचरा हमारे वहां प्रॉब्लम कर सकता है। हॉर्मोन्स में बदल होता है, गर्मी, ग्रंथि की चर्बी होना, खून में स्टेरॉइड्स बढ़ना, बर्थ कंट्रोल की औषधियां दे सकती है। ज्यादा औषधियां एलोपैथी की, केमिकल की बनी हुई रहती है, तो तकलीफ। कैसे करते हैं, पहले तो डॉक्टर की सलाह बगैर कोई चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर, जो पेशेंट है उसका क्या बोलते हैं, हम उसको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, काउंसलिंग बोलते हैं। काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। उसका ये क्यों हुआ, क्या हुआ, उसको पता रहता है। तो उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे थोड़ी देर में। एक पेशेंट मेरे ख्याल से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, कैंसर का जो था, तो उनको भी मैं आपसे मिलवा दूंगा इधर। इस रोग में रासायनिक एवं कास्टिक द्रव्यों का संयोजन अनिवार्य है। आयुर्वेदिक कुछ औषधियां है, वो आयुर्वेद के डॉक्टर को ही पूछ के लेना है। औषधियां डॉक्टर या वैद्य की सलाह से ही लेना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लेना है। तो ये जो कैंसर के बारे में मैंने जो बेसिक नॉलेज था, और योग मैंने अभी तक जो भी कैंसर का यो थियरी बता दिया, और क्यों होता है, कारण क्या है, और योगा का क्या उपयोग होता है। अभी आप कैंसर का पेशेंट मेरे पास एक जो रेगुलर मेरे साथ में, मैं उसका ये लेता हूँ, तो मेरे ख्याल से इसमें मेरे को दिखना चाहिए। वो 3 महीने से मेरे साथ में है, त्रिशक्ति की साधना करते हैं। त्रिशक्ति बोले तो यही फेफड़ों की कैपेसिटी कैसे बढ़ाना, उनको उनसे ही सुनो। शांता बहन, आप जरा थोड़ा सा दिखेंगे, ऐसा आ जाइए। और हाँ, आप बताइए कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। खांसी बहुत आने की वजह से हम फैमिली डॉक्टर के पास गए। उन्होंने सब टेस्ट करवाई। रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा सिगरेट काफी पीने की वजह से, काफी पीते थे क्या, उनकी वजह से ही इनको लंग्स कैंसर हुआ है। 17 मई को कैंसर डिटेक्ट हुआ। होने के बाद में हम 23 मई को डॉक्टर मर्जी मेहता, रिलायंस हॉस्पिटल प्रार्थना समाज, मुंबई, वहां दिखाने गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा। 11 जुलाई को ऑपरेशन हुआ। लंग्स के 2 पार्ट निकाले गए। डॉक्टर के कहने के अनुसार ऑपरेशन तो काफी अच्छा हुआ। ऑपरेशन के 15 दिन के बाद मेरे एक रिश्तेदार ने बताया कि नासिक रोड पे ब्रिज मोहन जी मुंदड़ा जो योगा टीचर है और बहुत ही अच्छा योगा सिखा रहे हैं, 10 अगस्त को योगा क्लास शुरू किया। शुरुआत में तो दिन में 2 बार योगा क्लास शुरू किया, सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे। 2 महीने में तबियत में काफी सुधारणा हुई। योगा करने से भूख लगने लगी।
वजन कम से कम 8 किलो कम हुआ। घुटनों के दर्द में काफी आराम मिला। धीरे धीरे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता रहा। कीमोथेरेपी करने के बाद जो वीकनेस आती है उसमें भी काफी राहत मिली। भूख लगने लगी, खाने की इच्छा होने लगी। दिन में भिगोए हुए ड्राई फ्रूट, बीट, पालक, गाजर का कच्चा जूस, स्प्राउटेड मूंग, मोठ, चना, चौली कुकर में भाप लेकर नींबू और रॉक सॉल्ट डालकर नाश्ते में देते थे। पपीता, एप्पल जूस, ड्रैगन फ्रूट, दिन में 2 बार नींबू का जूस, जिससे उनकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ गई। उनका विल पावर भी बहुत ही अच्छा हुआ। थ्रेप्टिन बिस्किट देने से प्रोटीन की मात्रा भी काफी अच्छी बढ़ी। योगा के साथ साथ पतंजलि की दवाइयां भी शुरू की। हाँ, और ये जो ब्रिज मोहन जी मुंद्रा है, उन्होंने काफी अच्छी तरह से योगा सिखा के इनकी काफी यानी 90% तो अभी तबियत एकदम ठीक है। 10% है तो वो भी अभी महीने भर में कवर हो सकती है। Thank you, भाई जी, धन्यवाद। इनका कहने का मतलब इतना ही था कि इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, खांसी बंद नहीं हो रही थी, तो ये बंद होना के लिए यानी कैसे बंद करना पता नहीं चल रहा था, तो उन्होंने चेकिंग किया तो डॉक्टर ने कैंसर है बताया, तो वो बंबई जाकर ऑपरेशन किए कोई हॉस्पिटल में, यानी रिलायंस के या किसके है। तो ऑपरेशन के बाद में अभी इनको कीमोथेरेपी भी लेना पड़ रहा है था। तो उन्होंने उसके पहले जुलाई महीने से मेरे पास में, जुलाई माह में आए थे, यानी उनका ऑपरेशन शायद मई में हुआ, फिर बाद में जुलाई से उन्होंने क्लास चालू की। इसमें मैंने त्रिशक्ति साधना, यानी जो सूक्ष्म व्यायाम पेशेंट है गादी पे बैठ के कर सकते हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाने की क्रिया जैसे हम करते हैं त्रिशक्ति साधना, मेरे ख्याल से ध्यान क्रिया मैंने आपको क्लास लिया था। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी भी कीमोथेरेपी अभी बंद हो गया है उनका, और अच्छी तरह से क्रिया कर भी रहे हैं, और रेगुलर मेरा सुबह का 7-5 का और शाम का 5 बजे का क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ये क्रिया आप भी साथ में कर सकते हैं। मैं उनको बताऊंगा कि कैसे क्रिया करते हैं। पहले सूर्य नमस्कार उसमें वो करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि सूर्य नमस्कार, और उसमें ही वो क्रिया आ जाती है पूरी की पूरी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सूर्य नमस्कार करिए। 1, 2 करिए, 1 ऊपर वाला 10 का है, 2, 3 मुद्रा, मुद्रा में, हाँ 4, हाँ 2, 3, 4, 5 ऊपर हाथ, 6, 7 क्रॉस बेंडिंग, 8 साइड बेंडिंग, 9 फ्रंट बेंडिंग, और 10 वापस पीछे। अभी ये क्रियाओं में आप देखेंगे तो छाती पे पूरा का पूरा ये फर्क पड़ता है ये आसनों से, ये क्रिया से जो करते हैं ना, जैसे श्वास परीक्षा, शरीर परीक्षा जैसे हम बताते हैं, वैसे ही ये श्वास परीक्षा है, समझो शरीर की परीक्षा है, ये सब करते हैं। खान पान में भी ये बहुत ध्यान रखते हैं, सभी बीट का जूस, टमाटर का जूस, सूप, ये सब चीजें उनके इसमें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रेगुलर में उन्होंने एक बना लिया है प्रोग्राम। और जैसे डॉक्टर ने भी बताया, हमने भी वही चीज जो बताई उनको कुछ सुधार कर दिया। जैसे चाय की आदत है तो उसको चाय कैसे बनाना ये भी सिखा दिया था कि भाई डिप डिप जैसे ही चाय बनाओ, उसको बॉईल मत करो। ये सब छोटी छोटी बातें जो भारत में रह के, भारत के जैसे चाय की आदत तो हमें किसने लगाई, अभी आधुनिक है, अंग्रेजों ने लगाई आदत हमें बिगाड़ने के हिसाब से। अभी हम उसको अमृत तुल्य बोलते हैं, विष तुल्य नहीं बोलते। और जो अमृत तुल्य बनती है वो तो विष तुल्य है, वो कैसे बनाते हैं आपको पता नहीं है, ऐसा समझ लेना। तो बाहर की चाय भी नहीं पीना, और कुछ होटल का, एक इमरजेंसी आ गई बात अलग है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। आप घर पे आराम से सब कुछ कर सकते हैं, थर्मस में भर के साथ में ले जा सकते हैं प्रवास में। तो ये इनका अभी जैसे मैंने सिखाया
अगर अभी वापस जब मेरा ये निकाल दो या छोटा कर दो, सब लोग छोटी सी क्रिया करेंगे, वापस सभी लोग करेंगे साथ में। चलो, तो ये सूर्य नमस्कार कैसे डालते हैं ये भी अभी देखो। रथ सप्तमी आ रही है और कल संक्रांत भी है, आज भी संक्रांत है, दोनों टाइम है। तो इसमें 108 सूर्य नमस्कार डालते हैं सब लोग, युवा लोग, हम लोग पूरा योगा वाले सब एक में दूसरे को तैयार करके, जो आपको कैंसर नहीं होने देगा, ये भी समझ लेना, लकवा नहीं होगा। शुरू करेंगे। एक थोड़ा सा, हाँ मैं ही कर लेता हूँ। एक, अभी एक ऊपर ऊपर हाथ पीछे, बैक बेंडिंग, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए पीछे की ओर जाना है, ये पोजीशन है एक। दूसरा पोजीशन, दोनों हाथ पीछे ले जाना और माथा जमीन को लगाना, दो। तीसरा, ये मुद्रा है, लिंग मुद्रा बोलते हैं। चौथा, वक्ष विकासक, यानी लंग्स का विकास करता है इसे। 3 बार क्रिया कर सकते हैं आप अभी। फिर ऊपर और नीचे, जो छाती आगे आ जाती है, गर्दन सीधी, कमर सीधी, ये 3 बार करो। अभी करेंगे हम, दोनों कोनियों को जोड़ लो और नाभि को टच करो और वक्ष विकासक, वापस फेफड़ों को मजबूत करना है और पेट को भी दबाना है। टच करना है तो भी थोड़ा सा दब जाता है पेट, हम नीचे झुकते हैं तो पेट पूरा एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हो गया 5वां। अभी छठा हो गया। अभी 7वां, क्रॉस बेंडिंग, राइट कोनी लेफ्ट जंघा पे और लेफ्ट कोनी राइट जंघा पे, सभी लोग कर सकते हैं देख के। और फिर साइड बेंडिंग, देखो पेट मोटा होना, उसको कम करने का एक ही तरीका है, ये क्रॉस बेंडिंग, साइड बेंडिंग, फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ये सब पेट को भी सुधारता है, लंग्स को भी सुधारता है, पूरा शरीर उसमें कवर हो जाता है। फिर वापस ये 8 हो गया। अभी 9 और 10, ये 10 अंक की सूर्य नमस्कार है। 12 अंक की करना है तो स्टार्टिंग में 1 और एंड में भी नमस्कार स्थिति, यानी 12 हो जाते हैं। हम 10 में करते हैं अभी। चलो एक दफे और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, साइड बेंडिंग, 9 और 10। अभी ये तो सब क्रिया बता दी, अभी एक एक क्रिया हम करेंगे। अभी पहले क्रिया करेंगे हम ये 1 2 3 4 5 6, अपने कंधों के लेवल में करना है सब। 7 8 9 10 11 12, चलो 12 बहुत हो गया। फिर दूसरी क्रिया 12 बार, 12 दफे। 1 2, गर्दन सीधी, अभी गर्दन हिलाना नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये दूसरा वक्ष विकासक, इसमें चक्र भी जागृत होते हैं एक्चुअली। पहले 3 में अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र तो हिल रहा है ऐसे आगे पीछे, और आज्ञा चक्र। अभी जब नीचे गए तो मूलाधार चक्र पे प्रेशर आता है, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, ये तीनों चक्र जागृत हो जाते हैं। तो अभी करेंगे 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया, इजी है, कोई भी पेशेंट भी कर सकता है, बड़े बूढ़े भी कैसे भी गादी पे बैठ के कर सकते हैं। अभी करेंगे क्रॉस बेंडिंग 12 बार। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अभी क्रॉस बेंडिंग हो गया, अभी साइड बेंडिंग। 1, ये ऊपर जाने के बाद हाथ को और ऊपर खींचना है, नीचे ऐसे। 3 4 5 6 7 8 बहुत और बढ़िया, 12। बहुत एक बढ़िया लास्ट कर रह रहे हैं गया, श्री। वो कर लेते हैं। वेरी आगे गुड। झुकना है और पीछे झुकना है, दोनों हाथ पीछे ही रखेंगे, जमीन पे माथा लगाना और पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सब हो गया। आप 100% फिट रहेंगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ना है। ये योगा थेरेपी का सब पोर्शन है हमारा। तो आइए, अभी प्रश्नोत्तरी कुछ है तो जरूर जी मैं आग्रह करूंगा। खाली डॉक्टर, आधुनिक डॉक्टर का जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, योगा का सभी जवाब दे पाऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर रमेश जी भी जुड़े हुए हैं आधुनिक हाँ, तो डॉक्टर का जरूर जवाब देने के पूछ लिए। सकते हैं, नहीं आया तो डॉक्टर मैं नहीं साहब है हमारे बोलूंगा, वही साथ। बता देंगे हमें वापस। नमस्ते सर। नमस्ते। विभा जी बोलिए। हाँ, नमस्ते। बहुत अच्छा कराया योगा, ये सूर्य नमस्कार भी। पर मुझे एक पूछना है कि मेरा डायलिसिस शुरू है, मैं अमेरिका रहती हूँ और मेरा पेराटोनियल डायलिसिस हुए, तो उसमें भी आप कुछ दवाई करा सकते हो क्या? डायलिसिस का डॉक्टर को पूछ कर करो, क्यों डायलिसिस क्यों हुआ है ये आपको जानना है पहले तो। और मैंने उसका भी स्टडी नहीं किया है तो गलत नहीं है। डॉक्टर को पूछ के, वैद्य को पूछ के आप कुछ कर सकते हैं, मगर क्योंकि डॉक्टर रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरिओम दादा। जय हरिओम। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जानदार जानदार शानदार एमपी के क्लासेस के आज के हमारे गुरु ब्रज मोहन मुंद्रा जी को प्रणाम, आदरणीय आनंद मल जी को प्रणाम और सभी साधकों को मैं डॉक्टर रमेश बांडे मुझे नागपुर से प्रणाम करता हूँ। हमारे ब्रज मोहन दादा का अनुभव जो है वो अप्रतिम है और उस उनके अनुभव को हम जब मेडिकल साइंस से जोड़ते हैं तो उसके लिए फिर कोई उत्तर नहीं रहता है, क्योंकि क्या है कि हमारा जो साइंस है वो एविडेंस बेस्ड साइंस है। हमको प्रैक्टिकली या रिसर्च करके हम जो कुछ भी दिखाते हैं उसके बाद ही हम मानते हैं। तो ब्रिज मोहन मुंद्रा जी ने हमको दिखा दिया है, इसलिए उसको अपन मानने से इनकार नहीं कर सकते। तो और हमारी जो बहन विभा जी ने जो पूछा है डायलिसिस के लिए उपाय, तो दीदी ये जो हमारा डायलिसिस मेडिकल मॉडर्न साइंस में एक ही उपाय है कि मरते दम तक के डायलिसिस करना और आखिरी में फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना। लेकिन हमारे ब्रिज मोहन दादा से और हमारे स्वामी जी से आप किडनी के लिए योग या किडनी के संबंधी जितने भी आप यूट्यूब के चैनल देखेंगे तो आप उससे ट्राई करके देखिए कि आपका डायलिसिस बचता है क्या, क्योंकि उसमें स्वामी जी ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि जिनका डायलिसिस छूट गया है। तो विभा जी को विनंती है कि आप भी ट्राई करके देखिए बिफोर ठीक किडनी है। ट्रांसप्लांट। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये भी क्रिया यथाशक्ति किया तो चलता है, मगर स्पेसिफिक क्या करना है वो मैं बाद में बता सकता हूँ, आज तो नहीं बता, क्योंकि उसका पूरा मेरा स्टडी करना पड़ता है। जो अपने इंडिया में डायलिसिस करते हैं ना वैसा नहीं है मेरा डायलिसिस। मेरा पेराटोनियल डायलिसिस है, पेट से किया है और सोल्यूशन करते हैं। मशीन से नहीं हो रहा है ना? मशीन से ही हो रहा है, पर हाँ। यहाँ की मशीन अलग है। पेराटोनियल डायलिसिस है मेरा, जो अपने इंडिया में होता है वैसा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इंडिया दीदी में कैसे हफ्ते में 3 बार होता है, हाँ। मेरा यहाँ डेली करना पड़ता है।
और उसमें तो- सॉल्यूशन रहता है, सॉल्यूशन मेरी किडनी में जाता है और किडनी क्लीन करके सॉल्यूशन निकलता है। हाँ, ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस बोला ना दादा विवादी जी ने, तो ये पेट से करते हैं। और जो किडनी के लिए जो डायलिसिस करते हैं वो हाथ से नस हाँ दोनों जोड़ के उससे डायलिसिस करते हैं। हाँ और वो हफ्ते में 3 बार करते हैं। और ये विवा दीदी का है वो डेली करते हैं। तो ये डेली बोले तो जैसा अपन खाना खाते हैं बाकी सब अपनी क्रिया करते हैं, उस प्रकार का है ये। जी, हम्म। बहुत सुंदर जानकारी। ये बहुत सरल है, वो अपन घर में भी कर सकते हाँ घर पे ही करती हूँ मैं, हॉस्पिटल नहीं हैं। हाँ जाती हूँ, मैं घर पे जी ही हाँ, लता सब। जी कुछ कहना चाहती है, समय हाँ जी हमारा बहुत है। संपन्न हो रहा है अभी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर ब्रिजमोहन जी ने बताया। अभी लेडीज के लिए गर्भाशय और चेष्टा ना हो इसके लिए भी एक सेशन लेना और बताना ज्यादा इसमें भी हो रहा है लेडीज के लिए भी। ये तो और मेरे बहन के मिस्टर को किडनी का है उसके बारे में भी बताना, जरा उनका नंबर देना तो मैं उनसे कांटेक्ट देखो करवा दूंगी। एक ही बात बताऊंगा, ये जो यथाशक्ति कुछ भी बैठे बैठे आप जो कर सकते हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका शरीर अगर आलसी हो गया तो ये रोग होते हैं। तो बेसिकली यही है, जैसे गीता में मैंने बताया कि भाई युक्त आहार विहार, ये खाली एक ही श्लोक में सब कुछ दिया हुआ है। तो आप योगी है और योगी के हिसाब से अगर आप रहेंगे, देखो खुद को क्या कंट्रोल करना है, जीभ को खाली कंट्रोल करना है आपको। वो दोनों बाजू में है, क्रिया में भी है इधर भी है। तो कम बोलना, एनर्जी वेस्ट नहीं करना और अपना अपना काम करते रहना। और जीभ के स्वाद के लिए नहीं खाना, पेट के स्वास्थ्य के लिए खाना है आपको, बहुत शरीर का स्वास्थ्य। बहुत टेस्ट के सुंदर। लिए खाने वाले बहुत है मूल और मूल उधर ही बात बता फंस जाते दी। हैं। जीभ 2 प्रकार के काम करती है, दोनों प्रकार ही नुकसान। अगर उसकी लिमिट पार कर जाए तो हानि, दोनों तरह से हानि होती है। तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। रसनेंद्रिय कंट्रोल बहुत जरूरी है। वाणी वाणी कंट्रोल और खाना कंट्रोल दोनों कंट्रोल करना है। जी। और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय जितेंद्र सर, जय जिनेंद्र, बोलिए चंदू जी। बहुत ही बढ़िया ब्रजमोहन जी बताया, और जो एक्सरसाइज बताई बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बताई है। ये देखिए वास्तव हर में उम्र के लोग, मैं देख रहा था हमारे बुजुर्ग भाई जितने भी जुड़े हुए हैं, बहने बुजुर्ग बहने, सबके वीडियो जिनके चालू थे मैं देख रहा था, बहुत ही शानदार तरीके से सब कर रहे थे और इजीली कर रहे थे। ऐसे प्रयोग जो सभी कर सकते हैं, अपने बेड पर बैठे बैठे, बिस्तर पे बैठे बैठे सब कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, हम समझ सकते हैं इस बात को बहुत सुंदर तरीके से। और जो शांता बहन ने जो बातें बताई, अनुभव शेयर किए, कितने शानदार अनुभव उनको हुए। और हमारे भाई साहब जो पेशेंट है वो भी करके बता रहे थे, बिल्कुल एक एक स्टेप को कितने शानदार तरीके से कर रहे थे। तो हम फॉलो करेंगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से मिलना है। बातें करने से कुछ नहीं होता है, हमको क्रिया प्रयोग करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। लता जी कुछ कह रही है, लक्ष्मी लता जी बोलिए। ब्लड में स्टेरॉइड बढ़ना और ये केमिकल चेंजेस जो बॉडी में हो जाते हैं, उसके लिए क्या उपाय है? यही क्रियाएं करनी है आपको। तो बेसिकली क्रिया तो मैं बता सकता हूं, मगर वैद्य की सलाह से आप कुछ भी कर सकते हैं। दवाएं वैद्य देगा, क्रियाएं ये देखो, आपके हाथ पैर चलाना ही पड़ेगा। आगे पीछे नहीं झुकेंगे तो और ये खुद होके शरीर अपना ठीक रखता है। ये मशीन ऐसा है कि आप एक दफे पेट्रोल भर दिए तो चलता है, मगर ऑक्सीजन कमी पड़ी तो आप बीमार गिर सकते हैं। प्रणाम। बहुत अच्छी जानकारी दी आज हम लोग को, एक हाथ की सरल एक्सरसाइज की। आपको भी, आनंदमल जी को भी हम सतत जय जिनेंद्र प्रणाम कर। ओम आराम। प्रार्थना ले लूं क्या मैं थोड़ी सी? समय हमारा संपन्न हो चुका है, आप प्रार्थना लीजिए, इसके बाद में हम समापन की। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक और करना है, माथा जमीन पे रखो, मैं बोलूंगा आपको खाली सुनना है। हमें 5 माताओं का ऋण है, उसको फेडना है, उसको कृतज्ञता बतानी है। जननी, जन्मभूमि, गो माता, वेद माता, गंगा माता। बोलना है भारत माता की जय। जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं मिलाऊंगा। ये लास्ट का स्लोगन है। तो अभी बहुत सुंदर तरीके से आज हमने आज का सेशन बहुत शानदार, बहुत जानदार, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। तो कल हम जानेंगे मेडिटेशन के चमत्कार। मेडिटेशन के चमत्कार क्या हो सकते हैं। कैंसर का इलाज मेडिटेशन के द्वारा भी होता है। मैं प्रयोग मैंने कई बार बताया भी है आपको। मेडिटेशन के द्वारा हम कैंसर का इलाज सेल्फ और सजेशन, ऑटो सजेशन के द्वारा किया जाता है। 1 मिनट, ये जो क्रियाएं हम करते हैं ना, बाद में कंटिन्यूअसली एक ही क्रिया करते रहते तो शरीर और मन दोनों साथ में आ जाते हैं, मन के विचार निकल जाते हैं। तो ये ध्यान क्रिया ही है, इसको ध्यान योग बोलते हैं। आपने त्रिशक्ति ध्यान के बारे में बताया था पहले, ली हुई है। तो कल हमारे साथ नासिक, आज नासिक से जुड़े, कल पुणे से जुड़ने वाले हमारे साथ, और बहुत एक जाने माने इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर ज्योतिंद्र जी जवेरी। और ज्योतिंद्र जी जवेरी हमारे साथ जुड़ेंगे। साइंटिफिक मेडिटेशन के प्रयोग उन्होंने पहले 2 बार लिए हमारे यहाँ, और कल वो हमें बताएंगे ध्यान के चमत्कार क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में। तो जैसे आज आप जुड़े हो, कल 9 बजे जुड़ना है हमें। 9 से 10 कल हमारा सेशन रहेगा। ठीक है, हो सकता है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी।